ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास तक अपन एलआर सर्किट कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आपको बोला था एलआर सर्किट के क्वेश्चंस कर लीजिए, पूरा बिगिनर बॉक्स अटेम्प्ट करके लाइए। तो आज अपन सबसे पहले तो बिगिनर बॉक्स से स्टार्ट करें, एलआर सर्किट का बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर ले। उसके बाद फिर ज्यादा कुछ बचा नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन, एलसी ऑसिलेशन, कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो बिगिनर बॉक्स 7, एलआर सर्किट का बिगिनर बॉक्स 7, 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो बताओ क्या क्या डाउट है आपके। 6 नंबर आया है मेरे पास, ठीक है, देख लीजिए जब तक डाउट्स आपके। मैं 6 नंबर पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यस, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो आप सब देख लीजिए क्या क्या डाउट है, जब तक मैंने 6 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया है ना, इसे अपन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा किसी और को कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा। अभी तक तो मेरे पास कोई डाउट नहीं आया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है हमारे पास। एक हमारे पास सुपर कंडक्टिंग लूप है, दिस इज अ सुपर कंडक्टिंग लूप, मतलब इसमें रेजिस्टेंस 0 है। और इस सुपर कंडक्टिंग लूप को पहले मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप। जिससे क्या होगा, इनिशियली इस लूप से कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है, कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर लिख देंगे आप, अगर रेडियस इसके आर है तो। अगर ये लूप की रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा। अब इसे आपने क्या करा है, इसके डायमीटर के अबाउट घुमा दिया, इसके डायमीटर के अबाउट घुमा दिया, तो कुछ ऐसे रोटेट कर दिया। तो ये पी क्यू मैंने पॉइंट मेंशन करे थे, जब आप इसको डायमीटर के अबाउट रोटेट करोगे तो जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा, पॉइंट क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि फाइनल फ्लक्स अगर मैंने एरिया वेक्टर ऊपर लिया था तो इनिशियल फ्लक्स में पॉजिटिव बोल रहा हूँ, फाइनल फ्लक्स मुझे माइनस में बोलना पड़ेगा, माइनस बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होना चाहिए फाइनल फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लक्स चेंज में इस लूप में ईएमएफ आना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ फ्लक्स चेंज में इस लूप में ईएमएफ आना चाहिए। आप ईएमएफ को लिखोगे माइनस माइनस साइन इज फॉर डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स आपने कितना करा है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस बी इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द चेंज इन फ्लक्स, दिस इज द फाइनल फ्लक्स, माइनस इनिशियल फ्लक्स विच इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम टेकन। मान लो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको मैं लूप के रेजिस्टेंस से जब डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इंड्यूस्ड करंट, है ना। चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस कर लो तो इंड्यूस करंट मिलता है ना। तो अभी इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सही करता हूं, मैं ये चीज बाद में लिखने वाला हूं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चेंज इन फ्लक्स उसको आप क्या लिख सकते हो, इंड्यूस्ड करंट इंटू रेजिस्टेंस चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन को, ये रेजिस्टेंस यहाँ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, है ना। इंड्यूस करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। अब ये जो लूप है ये तो सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, परफेक्ट 0 रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस ये ऑफर नहीं करता है वो। तो अगर ये रेजिस्टेंस 0 होगा तो डी फाई बाई डी टी क्या होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो डी फाई बाई डी टी क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से, 0 होना चाहिए, है ना। फॉर सुपर कंडक्टर दिस इज 0 फॉर सुपर कंडक्टर। तो यहां से हमको मिला कि चेंज इन फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0। यहां से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स
ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर चाहेगा कि इससे फ्लक्स ही चेंज ना हो, उसमें रेजिस्टेंस क्योंकि जीरो है तो वो इतना सारा करंट बना सकता है, इतना ज्यादा करंट बना सकता है कि ऑलमोस्ट फ्लक्स को कांस्टेंट रख सके। कैसे कांस्टेंट रख पाएगा? तो इसका सेल्फ इंडक्शन भी दिया हुआ है, इसका सेल्फ इंडक्शन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका भी दिया हुआ है। तो ये लूप करंट प्रोड्यूस करेगा और करंट से सेल्फ इंडक्शन मल्टीप्लाई होकर इतना फ्लक्स क्रिएट कर देगा कि चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाए। आप जितना चेंज इन फ्लक्स करना चाह रहे हो ठीक उसका उल्टा ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर लेगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन कर लेगा। बात समझ में आ रही है? आपने फ्लक्स का चेंज कितना करा था? चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ था? एक्सटर्नल फील्ड का चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ था? 2 × πr²। ये एक्सटर्नल चेंज हुआ, लेकिन फ्लक्स का चेंज जीरो होना चाहिए सुपर कंडक्टर में, तो इसमें एक सेल्फ इंडक्शन से करंट इंट्रोड्यूस होगा और वो करंट इतना आएगा कि नेट चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाए। तो यहाँ पे LI लिख दो तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट जो आ जाएगा, ये चेंज इन फ्लक्स एक्सटर्नल का माइनस में था तो आ जाएगा 2V πr²/L, इतना लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगा। गोपाल बोल रहा है आवाज अजीब सी आ रही है, क्या बात कर रहे हो? मेरी आवाज वॉइस नॉट क्लियर? अच्छा जस्ट सेकंड में चेक करता हूँ, कुछ ईयरफोन्स तो कनेक्टेड है, ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, 1 मिनट रुकिए। ओके अब देखिएगा, अब एक बार चेक करिए, अब कुछ चेंज हुआ क्या? ओके अब सही है, अच्छा ठीक है। हाँ वो कुछ आज दूसरे वाले की बैटरी डाउन थी तो इसको यूज कराया, ठीक है। चलो बीच में कभी ऐसा लगे तो बता दीजिएगा, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि विंडोज के साथ है ना ब्लूटूथ ईयरफोन प्रॉपरली वर्क ही नहीं करते, कुछ है विंडोज और इनका कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से शायद दिक्कत होगी कुछ। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया फिर सबको? लास्ट लास्ट स्टेप नहीं आया समझ में, ओके। सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने क्या सीखा कि सुपर कंडक्टिंग लूप में बिकॉज रेजिस्टेंस जीरो होता है तो चेंज इन फ्लक्स जीरो आ जाएगा। चेंज इन फ्लक्स जीरो कैसे हो सकता है? जब सेल्फ इंडक्शन से भी कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए और जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज हुआ सेम सेल्फ इंडक्शन से प्रोड्यूस हो जाए। पॉइंट समझ में आया? द टोटल चेंज इन फ्लक्स जीरो होना चाहिए, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? ये एक्सटर्नल फ्लक्स का चेंज हुआ और सेल्फ इंडक्शन से करंट प्रोड्यूस हो गया जिससे कुछ फ्लक्स आ गया, ये एक्सटर्नल फ्लक्स और ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से फ्लक्स, इन दोनों का सम मिलकर जीरो होगा। जो ये चेंज इन करंट जो प्रोड्यूस हुआ सुपर कंडक्टर में, जो इंड्यूस करंट आया उसने इतना सेल्फ इंडक्शन से फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया, ये फ्लक्स और एक्सटर्नल फ्लक्स का जो चेंज है मिलकर जीरो हो जाता, ठीक है। चलो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सुपर कंडक्टिंग लूप क्या करते हैं? चेंज इन फ्लक्स होने नहीं देते, उनमें इतना स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होता है कि नेट फ्लक्स उनसे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट आपको कई जगह जरूरत पड़ सकती है। ओके अब मेरे पास एक दो और डाउट दिख रहे हैं मुझको। क्वेश्चन नंबर क्या बोला था? 5। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 डाउट आया मेरे पास, ठीक है। 7 में BD में डिफरेंस, चलो पहले 5 देख लेता हूँ फिर 7 पे आऊंगा। 5 में क्या बोला है? कंसिडर सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच एस इज क्लोज। स्विच एस को क्लोज करके बहुत समय जब हो चुका है तो इंडक्टर वायर बन गई होगी, और अगर इंडक्टर वायर है तो EMF E की सेल से जो करंट जाना चाहिए, देखो दो रेजिस्टर्स R1 R2 है तो एक में जाएगा E/R1, एक में जाएगा E/R2, तो नेट करंट हो जाएगा E/R1 + E/R2, ये हो गया। अभी मैं बोला सपोज द स्विच इज ओपन, स्विच को वापस ओपन कर दिया, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डीके सर्किट? जब स्विच ओपन कर दोगे
तो इंडक्टर R1 R2 ये लूप में आ जाएंगे। तो R1 R2 सीरीज में है तो R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो L अपॉन R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। लास्ट में पूछा है फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो शुरू का करंट क्या है इंडक्टर से वो देखो, शुरू में जो R1 में करंट है वही इंडक्टर में करंट था, शुरू में जो R1 में करंट है वही इंडक्टर में करंट था। स्टार्टिंग करंट हो जाएगा उसका E/R1, तो फिर एक टाइम कांस्टेंट बाद करंट चाहिए, तो एक टाइम कांस्टेंट बाद 1/E टाइम हो जाता है ना करंट। सीधा सीधा याद रखो बस, आगे आंसर बोलो। फिफ्थ आया, चलो सेवंथ देख लेता हूं मैं। सेवंथ में क्या दिया है, इन द फिगर ईएमएफ दिया है, R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया, L दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 I2 की वैल्यू पूछी है, तो कब पूछी है, इमीडिएटली आफ्टर स्विच SW इज क्लोज। फिफ्थ सॉल्यूशन में बी वाले में L/R1 नहीं, L/R1 प्लस R2 होना चाहिए बी का आंसर, बी का आंसर L/R1 प्लस R2 होना चाहिए। ठीक है, चलो सेवंथ का ए, इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज क्लोज। तो जैसे स्विच क्लोज करोगे तो एल जो इंडक्टर है वो तो करंट को आने नहीं देगी, तो ईएमएफ अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे ही करंट आएगा बस। सेवन के बीडी में डिफरेंस पूछ रहे हो ना, इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज ओपन अगेन और लॉन्ग टाइम आफ्टर। तो स्विच को जब ओपन करोगे, बी में बोला है अ लॉन्ग टाइम आफ्टर, सॉरी बी में बोला है अ लॉन्ग टाइम आफ्टर, तो लॉन्ग टाइम आफ्टर क्या होगा, इंडक्टर में भी करंट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन में सीधा इंडक्टर को बाहर मान लेना और पूरे सर्किट सॉल्व करके करंट निकाल लेना। बी वाला आ रहा है क्या गोपाल? और डी में क्या बोला है, देखो स्विच ओपन करने के बाद डी ऑप्शन पूछा है, तो स्विच ओपन करोगे तो लॉन्ग टाइम बाद करंट तो जीरो हो जाएगा ना इंडक्टर में। स्विच ओपन कर दिया आपने तो इंडक्टर के साथ डी के सर्किट बना, डी के सर्किट में इनफाइनाइट टाइम बाद करंट जीरो, तो डी ऑप्शन जीरो। ओके, तो फिफ्थ का पार्ट 2 और 3। फिफ्थ में डायग्राम बना लो यार बस। जब तुम स्विच ओपन करोगे तो डायग्राम क्या दिखेगा, देखो सर्किट दिख ही रहा है क्वेश्चन में, तो इंडक्टर से R1 और R2 दिख रहे लूप में, तो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए L अपॉन R1 प्लस R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ठीक है, और सी में बोला है फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो शुरू में क्या करंट था इंडक्टर का वो निकालो, जो R1 में करंट था E/R1 वही इंडक्टर में होगा, और एक टाइम कांस्टेंट बाद 1/E टाइम बचता है करंट। ये आ गया फिफ्थ आंसर। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट डी के सर्किट में क्या करंट बचता है, 1/E टाइम बचता है। ठीक है, चलो और कोई डाउट, बिगिनर बॉक्स 7 में देख लो, और कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो नेक्स्ट लिखे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बहुत सिंपल चीज है और हमें एक्चुअली आती है ऑलरेडी, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत सिंपल है और हमें आती है। वैभव बोल रहा है सर ईएमआई के क्वेश्चन मॉड्यूल में इतने कम क्यों है? कुछ एलआर सर्किट के क्वेश्चन है ना एसी में दिए हुए हैं, तो वो एसी और ये मिलकर ठीक ठाक। ठीक है, चलो हाँ एक्सरसाइज में कम है, वही तो वो मैं बोल रहा हूँ ना, एलआर सर्किट के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में तो आपको एसी में मिलेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन हमें ऑलरेडी आता है, बहुत सिंपल सी चीज है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कोई सर्किट है, कोई बैटरी है, मान लो यहाँ पर उसका सेल्फ इंडक्शन भी है सर्किट में, ये अपन ने सर्किट शो करा, T0 पे इस सर्किट को स्विच ऑन करा, और इस सर्किट के पास में यहाँ पर मैंने बस एक सिंगल सा लूप बनाया है जिसमें एक रेजिस्टेंस है। इस सर्किट के पास में मैंने एक लूप दिखाया है जिसमें एक लूप है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। अच्छा हाँ, और ईएमआई की रेस भी मैं आज सेंड कर दूंगा आपको। ईएमआई की रेस में एक्चुअली क्या मिक्स क्वेश्चन थे, तो अभी तक मैं भेज नहीं पाया था, तो इसलिए आज मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि उसमें सब मिक्स है, तो इसलिए आज कर सकते हैं अपन। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए प्लीज। देखो म्यूचुअल इंडक्शन समझ रहे अपन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। मान लो कि एक ये लूप बनाया मैंने जो इस सर्किट के बहुत क्लोज है, मैंने एक लूप बनाया जो इस सर्किट के क्लोज है, ठीक है। हाँ इधर से बिल्कुल सही, वो कर देता हूं मैं आज। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पे अपन क्या समझ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए।
तो मेरे पास एक सर्किट है, उसके क्लोज मैंने एक लूप बना रखा है। अब ये जो सर्किट है फर्स्ट सर्किट, इसको मैं T0 पे क्लोज करता हूं। तो जब T0 पे क्लोज करूंगा तो बैटरी की वजह से सर्किट में करंट आएगा, बैटरी की वजह से सर्किट में करंट आएगा, और ये एलआर सर्किट है, तो एलआर सर्किट में बैटरी लगा दो तो ग्रोथ ऑफ करंट होता है। दिस करंट इज वेरिएबल, तो यहाँ पे करंट वेरिएबल आने वाला, एंड ड्यू टू दिस करंट एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनने वाली है। देखो यहाँ पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से कुछ फ्लक्स बनाएगी, यहाँ कुछ फ्लक्स लिंक होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ड्यू टू द करंट इन दिस सर्किट, इस लूप से एक फ्लक्स लिंक हो रहा है ना। ड्यू टू द करंट इन दिस सर्किट, जो यहाँ करंट है, करंट इन द फर्स्ट सर्किट, इसको नाम दे दिया चलो मैंने फर्स्ट सर्किट, और उसको मैंने नाम दिया सेकंड सर्किट। फर्स्ट सर्किट में जो करंट है उसको बोल दिया I1। I1 जो करंट है उसकी वजह से यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, और उस B1 में इसका एरिया मल्टीप्लाई होकर फ्लक्स इन द सेकंड सर्किट आ गया, फ्लक्स इन द सेकंड सर्किट आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट करंट की वजह से आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट करंट के प्रोपोर्शनल होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करके फ्लक्स आता है, ये फ्लक्स फर्स्ट करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दिस करंट इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल लिंक द फ्लक्स, तो फ्लक्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट। The flux, magnetic flux is linking, magnetic flux is linking in the second loop due to the current in the first loop. तो पहले के करंट के चेंज से सेकंड में ईएमएफ भी आएगा, बस यही फिनोमेना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल, इसकी वजह से इसमें ईएमएफ आ जाना, इसको बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन लगाए, तो जैसे अपन ने phi इक्वल टू LI लिखा था, यहाँ पर अपन फ्लक्स इन सेकंड सर्किट उसको बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड सर्किट ड्यू टू 1 इनटू करंट इन फर्स्ट सर्किट। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है हमारे पास M21। M21 का मतलब क्या है? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड सर्किट ड्यू टू 1। फर्स्ट सर्किट की वजह से सेकंड का म्यूचुअल इंडक्शन, तो पहले सर्किट में करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स लिंक हो जाना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर ये फर्स्ट का करंट चेंज करेगा तो डेफिनेटली सेकंड में ईएमएफ भी आएगा। ईएमएफ इन सेकंड सर्किट ड्यू टू द करंट इन फर्स्ट सर्किट वो लिख दोगे -M21 dI1/dt। तो यहाँ कुछ भी डाउट किसी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन का? कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है, तो अगर दो सर्किट आसपास में हो, दो लूप्स आसपास में हो, एक इंडक्टर के पास में दूसरी इंडक्टर हो, तो हो सकता है कि इनके एक के फ्लक्स की वजह से, एक के करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स आ जाए। इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमने जैसा phi इक्वल टू LI में एक कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करा था, वैसे हमने यहाँ पर डिफाइन करा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब क्योंकि फर्स्ट के करंट से सेकंड में फ्लक्स आया, तो सेकंड के करंट से फर्स्ट में भी तो फ्लक्स आ सकता है। यहां अगर कुछ करंट प्रोड्यूस करूं तो वो करंट इससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा सकता है। एम आई राइट? बोलो, है ना? तो एक चीज और हो सकती है यहाँ पर, फ्लक्स इन द फर्स्ट सर्किट ड्यू टू करंट इन द सेकेंड सर्किट भी आ सकता है। सिमिलरली द फ्लक्स इन फर्स्ट सर्किट may be created due to the current in the second circuit। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि फ्लक्स इन द फर्स्ट सर्किट should equal to mutual induction of first with respect to 2 into current in the second circuit। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यहाँ पे लिख देंगे ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक है, और इससे ईएमएफ भी आ सकता है फर्स्ट सर्किट में, ईएमएफ इन फर्स्ट वो लिख देंगे -M12 into I2 dI2/dt। अब हमें पता चला, हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट अलग नहीं है, सेम, ये दोनों सेम है, और कोई लॉजिक भी नहीं होता कि इनके अलग होने का। सो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 और 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये एकदम आइडेंटिकल होते हैं। जितना फर्स्ट के करंट से सेकंड में फ्लक्स आता है उतना ही सेकंड के करंट से फर्स्ट में फ्लक्स आता है। इक्वल मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है।
अगर करंट दोनों में एक जैसे प्रोड्यूस कराओ तो एक जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होते, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट M12 और M21 इक्वल होते। क्या है, सबको क्लियर हो रहा है? चलो अब किस किस पे डिपेंड करना चाहिए ये बात करते हैं। M डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करना चाहिए। डेफिनेटली एक चीज तो समझ में आ रही है कि भाई शेप साइज पे तो करेगा ही, है ना, किस तरह की लूप है, क्या साइज है, तो शेप साइज, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न पे भी करेगा, तो इसमें मैं ज्यादा टर्न बना देता तो हर एक वायर के करंट से यहाँ फील्ड ज्यादा आती, फिर तो नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न। अच्छा, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देता तो हर टर्न में फ्लक्स लिंक होता, तो ईएमएफ ज्यादा होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ लूप, बोथ लूप, बोथ लूप या सर्किट जो भी अपन ले रहे हैं उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरे पास एक डाउट आया है, I2 क्या है? I2 इज द करंट इन द सेकेंड सर्किट, इसके करंट की वजह से इसमें भी फ्लक्स आएगा, ये अपन ने कहा है। फर्स्ट में कोई करंट प्रोड्यूस कराए किसी तरीके से तो उसकी वजह से सेकंड में फ्लक्स आ सकता है, सेकंड में कोई करंट प्रोड्यूस कराए किसी तरीके से, मान लो बैटरी लगा के करंट प्रोड्यूस करा दिया तो उसकी वजह से फर्स्ट में भी फ्लक्स आ सकता है। क्लियर? चलो, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन बोथ लूप इस पे डिपेंड करेगा, और मीडियम, मीडियम पे तो डिपेंडेंसी होना ही चाहिए ना, मीडियम पे जो डिपेंडेंसी होना ही चाहिए ना भाई। यहाँ पर अगर मैं बीच में कुछ डाले, कुछ अगर मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस डाल देता, सॉफ्ट आयरन डाल देता तो फील्ड बढ़ जाती, तो मीडियम पे डिपेंडेंसी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनके ओरिएंटेशन उस पर भी डिपेंडेंसी होगी, कैसे रखे हैं दोनों मैंने, तो ओरिएंटेशन बोल दो, डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस एक तरह से ओरिएंटेशन से रिलेटेड ही चीज हो गई भाई। ओरिएंटेशन में आप ये मान सकते हो कि भाई कैसे रखे हैं, डिस्टेंस मान सकते हो कितना दूर रखे, उस पर भी होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंडली, इन दोनों को कंबाइंडली अपन एक टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कपलिंग, कपलिंग। तो वो मैं फिलहाल अलग बना के नहीं लिख रहा, मैं यहीं पर कंबाइंडली ऐसे लिख देता हूँ, कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है कि एक लूप की वजह से दूसरे लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो कितना अच्छे से आ रहा है। अगर मैं दोनों को बहुत पास पास में रखूं, इनफैक्ट मैं ऐसा कर दूं कि इस लूप को उठा के इसके अंदर ही रख दूं, तो यहाँ बीच में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना इन सब करंट की, तो कपलिंग अच्छी हो जाएगी, फ्लक्स ज्यादा लिंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, हाँ मेरे पास एक डाउट आ रहा है, उसको अपन एड्रेस करेंगे। पहले तो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? ये सब चीजें क्लियर है सबको? म्यूचुअल इंडक्शन किन किन पे डिपेंड करना चाहिए, यस, है ना। ओरिएंटेशन, डिस्टेंस, इसको मिलाकर अपन कपलिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में कपलिंग अलग से लिखा होता है, कुछ जगह पर साथ में इन दोनों को हटा के कपलिंग लिखा होता है ना। मीनिंग समझने पे ध्यान दीजिए। चलो, अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, I2 क्या था, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ I1 I2 क्या थे। I1 इज द करंट इन द फर्स्ट सर्किट, क्यों आया कैसे आया मुझे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट सर्किट का जो करंट है वो I1, वो चाहे सेल्फ इंडक्शन से आया या म्यूचुअल इंडक्शन से आया, बैटरी से आया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये पता है कि फर्स्ट सर्किट में करंट I1, ठीक है। क्यों आया उसका कोई कारण की जरूरत नहीं। सिमिलरली सेकंड सर्किट में जो करंट है उसको मैंने बोला I2, किस वजह से आया, क्यों आया, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मान लो इसमें करंट ऐसा आ रहा था, मान लो यहाँ पे किसी ने बैटरी लगा दी, किसी ने बैटरी लगा दी, बैटरी की वजह से करंट आ रहा है, किस वजह से आया मुझे कोई मतलब नहीं, बस सेकंड में करंट है। फर्स्ट के करंट की वजह से सेकंड लूप से फ्लक्स आ सकता है, और सेकंड के करंट की वजह से फर्स्ट लूप से फ्लक्स आ सकता है। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो फर्स्ट लूप से जो फ्लक्स लिंक हुआ ड्यू टू द करंट इन द सेकंड, ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यूचुअल इंडक्शन, और वैसे यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यूचुअल इंडक्शन। ये करंट किसका है क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, बस फर्स्ट की वजह से सेकंड का फ्लक्स लिंक हो रहा है, सेकंड के करंट से फर्स्ट का फ्लक्स लिंक हो रहा है। अंशुल, इज दिस क्लियर? अंशुल, यस, ओके। चलो, तो म्यूचुअल इंडक्शन का मीनिंग समझा अपन ने, किन पे डिपेंड करना चाहिए देखा अपन ने, ठीक है।
अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन की डायमेंशन और यूनिट बिल्कुल सेम ही होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन से, इक्वेशन ही एग्जिस्ट है। वहां पर भी phi इक्वल टू LI था, यहाँ पर phi इक्वल टू MI है, तो यूनिट एंड डायमेंशन इज आइडेंटिकल टू सेल्फ इंडक्शन। तो लिख लो, आप लिख लो, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज आइडेंटिकल टू द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की डायमेंशन बिल्कुल एग्जिस्ट होती है और यूनिट भी सेम रहती है, दोनों ही हेनरी में मेजर करते हैं। कपलिंग एक बार समझ लेते हैं। देखो, ओरिएंटेशन और डिस्टेंस चेंज करने से होता क्या है, उससे एक की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरे से कितना अच्छे से लिंक हो रहा है, ये चेंज होता है। एक सर्किट जो है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट ने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनाया, ये दूसरे लूप से कितना अच्छे से लिंक है, वो डिपेंड करेगा ना कि कितना पास में है, कितना दूर है, या इसको मैंने ऐसा रखा है या ऐसा रखा है। मैं अगर दोनों का प्लेन सेम रखता हूं तो इसके करंट से इसका फ्लक्स प्रॉपर परपेंडिकुलर टू सरफेस आ जाएगा, पर मैं इसको ऐसा परपेंडिकुलर रख दूं, ओरिएंटेशन बदल गया। एक लूप रखा मैंने इस वर्टिकल प्लेन में, एक लूप रखा ऐसे वर्टिकल प्लेन में जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से सेकंड लूप में कोई फ्लक्स नहीं आ सकता, देन प्लस जीरो लिंक हो जाएगा सेकंड से। तो ये जो चीज है ना कि दोनों लूप में कितना अच्छे से एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं कपलिंग। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। कपलिंग एक वर्ड है विच इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ मच द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएटेड बाय अ लूप इज लिंकिंग विद द सेकंड लूप। तो कपलिंग को और अच्छे से अपन बाद में देखेंगे, अभी बस ये समझ लो कि फ्लक्स लिंकेज कितना अच्छा है, ये समझाने के लिए अपन यूज करते हैं वर्ड कपलिंग। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्शन अपन फाइंड कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन निकालना बहुत आसान होता है, हमें आता है ऑलरेडी, हमने करा है। तो देखो, मैंने आपसे कई बार क्वेश्चन करवाया है। एक हमारे पास ये सर्कुलर लूप है, मान लो इसके अंदर N1 टर्न्स थे। कितने टर्न्स थे? N1, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने बता दी A, और उसके सेंटर पे एक छोटा सा लूप रख दिया जिसकी रेडियस B है, उसमें N2 टर्न है। इनका मैंने पूछ लिया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताओ। ये दो लूप है आपके पास, इन लूप्स का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आपसे पूछ लिया। समझ में आ रहा है? पहली चीज तो क्वेश्चन, आई हैव टू सर्कुलर लूप। ये एक बड़ा सर्कुलर लूप है रेडियस A का, दिस इज अ स्मॉलर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस B। मैं पूछ रहा हूं कि इनका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालते हैं अपन, कैसे फाइंड करते हैं? हमें किसी लूप में करंट मानना पड़ता है और उसकी वजह से दूसरे में फ्लक्स क्या आ रहा है वो देखना पड़ता है। मैं करंट किसी का भी ले सकता हूँ, किसी दूसरे से फ्लक्स लेना है, और ये M12 निकालो या M21 निकालो, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, अब बताओ किसके करंट से किसका फ्लक्स निकालना हमारे लिए आसान होगा? बताओ, किसमें करंट मान के दूसरे से फ्लक्स निकालना हमारे लिए आसान होगा? बताओ। बिल्कुल सही, बड़े के अंदर करंट मानो, वो छोटे से फ्लक्स निकाल लो, ये आसान होगा, है ना? बिल्कुल सही। तो एज्यूम कर लेते हैं बड़े लूप में कुछ करंट है, मान लेते हैं बड़े लूप में आई करंट है। तो ड्यू टू दिस करंट अब मैं छोटे लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आसानी से लिख सकता हूँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आसानी से लिख सकता हूँ। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न इन द बिगर लूप N1 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। पाई नहीं आता है लूप में, 2a ये होना चाहिए ना, बताओ फील्ड, है ना? बस ये फील्ड इनटू छोटे से लूप की रेडियस तो मैं छोटी सी मान रहा हूँ, b बहुत बहुत छोटा है a से, तो ऑलमोस्ट सेम फील्ड होगी। तो फ्लक्स इन स्मॉल लूप वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द स्मॉलर लूप विच इज b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि इनटू नंबर ऑफ टर्न भी है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू बस रख दो, सो N2, b की वैल्यू है N1 म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू पाई बी स्क्वायर। जस्ट अरेंज करो और देखो छोटे लूप का फ्लक्स बड़े के करंट पे डिपेंडेंट आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया। तो करंट हटा के बाकी जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। तो क्या आ गया देखो, म्यू नॉट N1 N2 पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सर्कुलर लूप। और कैसे रखे हैं? छोटे सर्कुलर लूप को बड़े सर्कुलर लूप के एकदम प्लेन में रखा है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन आया। समझ में आ रही बात?
यस, है ना। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, याद करो। मैंने आपसे बड़े लूप में करंट वेरी करा के छोटे में ए में पूछ लिया था, तो मैंने करवा रखा आपसे क्वेश्चन, है ना। यस, चलो एक और ऐसी क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको करवा रखा है। दो सर्कुलर लूप का म्यूचुअल इंडक्शन हम निकालते हैं जब वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, लाइक दिस। कोएक्सियल रखे हैं बट कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। दो सर्कुलर लूप्स कोएक्सियल रखे हैं पर कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। ऐसे बड़े लूप की रेडियस मान लो ए है, छोटे लूप की रेडियस मान लो बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो एक्स थी। बड़े लूप में नंबर ऑफ टर्न n1, छोटे लूप में नंबर ऑफ टर्न n2। बताओ इसमें इस सिस्टम का आप म्यूचुअल इंडक्शन निकाल के बता सकते हो क्या मुझको? कर सकते हो क्या? हाँ करो, फटाफट निकाल के बताओ फिर। बताइए सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या आएगा? तो सर्कुलर लूप का म्यूचुअल इंडक्शन हमने एक केस में निकाला, अभी दूसरा केस। और केस का फर्क क्या हो गया? देखो डिस्टेंस चेंज कर दी मैंने, डिस्टेंस चेंज कर दी। ठीक है, रेडियस बी बहुत छोटी है, इसे मान लो। चलो ईशान बोल रहा है उसका आ गया है पर टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बड़े लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लो कितनी होती है, और उससे छोटे लूप का फ्लक्स निकाल लो, सिंपल सी बात। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई एरिया, ये 2 इंटू एरिया ऑफ द लूप इंटू करंट इन द लूप, बड़े में करंट मान लो आई था, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता था मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। लेकिन नंबर ऑफ टर्न भी है इसमें n1, तो n1 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो n1 को मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर लूप ऑन द सेंटर ऑफ द स्मॉलर लूप। सही है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? यस, ठीक है। बस अब इंटू छोटे लूप का एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल लूप हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न इन दैट इंटू बी एट दैट सेंटर इंटू पाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब वो एन आई हटा के सब तुम्हें दिख रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन कितना आने वाला है? म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा n2 इंटू पाई बी स्क्वायर इंटू बी के एक्सप्रेशन में आई हटा के लिख दो, n1 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अभी मैंने कुछ इसको सॉल्व नहीं करा, बस ऐसे लिख दिया। अब आप उसको थोड़ा सा अरेंज करके सॉल्व करके लिख सकते हो। आ रहा है क्या म्यूचुअल इंडक्शन? बोलो। यस, ओके। अब चेंज हो गया कि नहीं म्यूचुअल इंडक्शन? वही दो सर्कुलर लूप है, बस डिस्टेंस चेंज कर दी देखो, तो म्यूचुअल इंडक्शन ही चेंज हो गया, है ना। तुमको एक चीज और समझ में आ रही है, म्यूचुअल इंडक्शन डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर ये सबको? और अगर क्लियर है तो मुझे एक केस का और म्यूचुअल इंडक्शन निकाल के बताओ, एक केस का म्यूचुअल इंडक्शन और निकाल के बताओ। अगला केस, नेक्स्ट केस। इस केस में क्या है कि जो छोटा लूप है ना, वो बड़े लूप के एक्सिस के प्लेन में रखा है। छोटा लूप बड़े लूप के एक्सिस के प्लेन में रखा है, तो बताओ इसमें म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा? The smaller loop is in the plane of the axis of the bigger loop। अब बताओ म्यूचुअल इंडक्शन कितना आएगा? शांतनु और काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माधव, ईशान गुड, वैभव गुड, विश्वधन वेरी गुड, यस अंशुल, सुगंधीत, चलो सभी के आंसर आ रहे हैं। कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्शन? एक में करंट मान लो, उसके से दूसरे में फ्लक्स निकालो, तो बड़े लूप में करंट मान के छोटे से फ्लक्स निकालना आसान होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस आएगी, और एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो छोटे लूप के प्लेन में हो गई, तो छोटे लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब फ्लक्स 0 हो रहा है। ठीक है, तो इफ फ्लक्स इज 0, म्यूचुअल इंडक्शन 0। बड़े लूप में करंट से स्मॉलर लूप से फ्लक्स ही नहीं आ रहा, म्यूचुअल इंडक्शन 0। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन 0 हो गया।
अब देख समझ पा रहे हो कि इन दोनों सिचुएशंस में मैंने क्या करा है, बस बस वो मैंने ओरिएंटेशन बदला है, ये ओरिएंटेशन बदला है। बड़े लूप और छोटे लूप में बस ओरिएंटेशन बदला, वो स्मॉलर लूप मैंने ऐसे रख दिया, उससे क्या हो गया, इससे इसका फ्लक्स नहीं आ रहा। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। और ओरिएंटेशन डिस्टेंस, इनको कंबाइनली अपन मिलाकर वर्ड यूज करते हैं कपलिंग। तो कपलिंग यहाँ पर अच्छी थी, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन देखो ज्यादा आया था, यहाँ थोड़ा कम हो गया, डिस्टेंस नीचे एक्सिस पर ये नीचे बड़ा टर्म है तो म्यूचुअल इंडक्शन कम हो गया, यहाँ कपलिंग कम हो गई, और यहाँ तो और कम कपलिंग हो गई, ठीक है। चलो, तो हम समझ पा रहे हैं कि हाउ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, ओरिएंटेशन और कपलिंग। चलो अब ये बताओ कि मुझे छोटा लूप यहाँ में स्क्वायर देता तो भी कर सकते थे क्या? छोटा लूप स्क्वायर शेप का देता तो भी कर सकते थे क्या, है ना? बस उसका एरिया लिखना पड़ता। अगर साइड लेंथ ऑफ दैट स्क्वायर इज बी तो उसको पाई बी स्क्वायर, यहाँ सर्कल का एरिया, उसको सिर्फ बी स्क्वायर कर लेते, ठीक है। ये बताओ कि बड़ा लूप और छोटा लूप दोनों ही स्क्वायर देता तो कर सकते थे क्या, है ना? हाँ, तो भी कर सकते थे आप। बड़े लूप को स्क्वायर है तो स्क्वायर की हर साइड की फील्ड निकाल के सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड निकाल के कर सकते थे। तो कैसे भी शेप का ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हो, है ना? ठीक है, यस। चलो, तो कुछ सिचुएशन हमको ऑलरेडी आती है म्यूचुअल इंडक्शन की। एक सिचुएशन और मैं बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी आती है, एक सिचुएशन और बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी आती है। पहले भी की है, बिल्कुल सही, हम सब कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन। ये बताओ, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, दिस इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और उसके पास में मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, दिस इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पास, एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया। मान लो ये डिस्टेंस एल है और रेक्टेंगुलर लूप की साइड लेंथ ए एंड बी है, ठीक है। क्या इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट निकाल सकते हो? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रेक्टेंगुलर लूप के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हो? यस, फटाफट बताओ फिर क्या आएगा। निकाल सकते हो तो मुझे आंसर दो जल्दी से, क्या आएगा? बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। इसका तो फ्लक्स अपन ने कई बार निकाला है इंटीग्रेशन का यूज करके, है ना? तो इसका आंसर कुछ ऐसा आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी इंटू एल एन ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए प्लस एल अपॉन एल। ये आ जाएगा क्या? म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू बी। यस, काफी बच्चों का सेम आ रहा है, बिल्कुल सही। ओके, तो एक और सिचुएशन का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमको आ गया। अच्छा, इसमें ना आपसे ये पूछ लेता मैं क्वेश्चन में कि इस स्मॉलर जो लूप है इसमें मैंने कुछ करंट प्रोड्यूस करा दिया, इसमें मान लीजिए मैंने कुछ करंट प्रोड्यूस करा दिया, ड्यू टू दैट करंट इस वायर से लिंक द फ्लक्स बताओ, ड्यू टू दैट करंट इस वायर से लिंक द फ्लक्स बताओ। तो बता सकते हो क्या? इस स्मॉलर लूप में अगर मैंने कुछ करंट प्रोड्यूस करा दिया तो उस करंट से इस वायर में फ्लक्स बता सकते हो क्या? यस, एम इंटू आई, बिल्कुल सही। म्यूचुअल इंडक्शन इंटू करंट कर देते, बिल्कुल सही है भाई। इसमें जो भी करंट है, करंट इन द सेकंड लूप इनटू म्यूचुअल इंडक्शन, वो जाता फ्लक्स इन द फर्स्ट वायर। तो यहाँ के करंट से उसका फ्लक्स लिखना तो आसान था, वहां के करंट से इसमें लिंक द फ्लक्स लिखना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि एम इक्वल होता है इसलिए हम इस वायर से लिंक द फ्लक्स भी आसानी से लिख सकते हैं, है ना? वो थोड़ा मुश्किल लगता है, अपन को समझ नहीं आता एकदम से कि भाई इसके करंट से यहाँ का फ्लक्स कैसे लिंक हो गया, ये तो सीधा वायर है। तो सीधा वायर जो है ना, उसको आप ऐसा मान सकते हो कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वो एक पूरा स्क्वायर बन गया है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा ऐसा स्क्वायर बन गया। इस सीधे वायर को इन्फिनिटी से इन्फिनिटी स्क्वायर मान सकते हो, तो फिर उस स्क्वायर में आपको समझ में आएगा कि हाँ फ्लक्स लिंक होगा। क्लियर?
नहीं गगनदीप, अभी मैंने बताया ना गगनदीप, यही चीज तो बताई मैंने कि आपको ऐसा लगता है ये तो सीधा वायर है, सीधा वायर में कैसे फ्लक्स आ सकता है, तो एक्चुअली सीधा वायर नहीं है ये, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसको आपने एक लूप बना रखा है, देखो दिस इज अ लूप, ठीक है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपने इसको कंप्लीट लूप बना रखा है। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? यस, यस, तो हम चलो, और म्यूचुअल इंडक्शन तो सेम ही होता है, चाहे इस वायर के करंट से इसका फ्लक्स निकालो या इसके करंट से इसका फ्लक्स निकाल के म्यूचुअल इंडक्शन निकालो, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट दोनों केस में एक ही आता है। चलो, क्या ये क्लियर है अच्छे से? ओके, अब एक सिचुएशन और हमारे बहुत काम की है, वो हम निकालेंगे, लिखो, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सोलोनॉइड, टू कोएक्सियल सोलोनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल सोलोनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल सोलोनॉइड। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल सोलोनॉइड। देखो ध्यान दीजिएगा, ये एक सोलोनॉइड है, दिस इज अ सोलोनॉइड, ठीक है, कितनी रेडियस है इसकी, मान लीजिए R1 रेडियस है, कितनी लेंथ है इसकी, मान लीजिए इसकी L1 लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न कितने थे इसमें, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज N1 विच इज N1 अपॉन L1। ये समझ में आया? एक सोलोनॉइड बनाई है मैंने बोर्ड पे, सोलोनॉइड के अंदर रेडियस R1 है, नंबर ऑफ टर्न N1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न N1 है, और N1 बाय L1 इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हमें एक सोलोनॉइड और बनाने वाला हूँ, कोएक्सियल, इसी का एक्सिस पे एक सोलोनॉइड और बनाने वाला हूं मैं, एक सोलोनॉइड और बना रहा हूं मैं, देखो दिख रहा है आपको, मैंने एक सोलोनॉइड और बना दिए, एक सोलोनॉइड मैंने और बना दिए, यस, चलो, जो मैंने दूसरी सोलोनॉइड बनाई ना, वो बिल्कुल इसी के एक्सिस पे बनाई है, सेम एक्सिस है दोनों का, दोनों का एक्सिस बिल्कुल सेम है, ठीक है। द सेकंड सोलोनॉइड हैज लेंथ L2, रेडियस R2 and number of turn per unit length small n2 which can be written as n2 by L2। तो सेकंड सोलोनॉइड के लिए सारी चीजें में मैंने 2 लगा दिया, लेंथ में L2, रेडियस में R2, ये सब लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो, और मैं ये मानते चल रहा हूँ कि जो बड़ी सोलोनॉइड है ना, जिसकी रेडियस ज्यादा है R2 की, उसकी लेंथ भी ज्यादा थी, उसकी लेंथ L2 भी ज्यादा थी, है ना, तो ये सब अपन ने एज्यूम करा। अब इस सिस्टम में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हम फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस सिस्टम, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस सिस्टम। तो देखो क्या करेंगे, किसी एक में करंट लेंगे, दूसरे से फ्लक्स निकालेंगे, तो बताओ किस में करंट लेके दूसरे से फ्लक्स निकालना चाहिए, बड़ी सोलोनॉइड में करंट लेना चाहिए कि छोटी में लेना चाहिए, किससे हमको आसान रहेगा चीजें करना, बाहर में करंट ले लो, बिल्कुल सही है ना, बड़ी सोलोनॉइड में करंट मान लो, तो बड़ी सोलोनॉइड में मान लिया करंट आई था, तो ये बिगर सोलोनॉइड में जो करंट था वो मैंने मान लिया यहाँ पे आई था, उससे क्या होगा, बड़ी सोलोनॉइड में करंट से ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, कितनी फील्ड क्रिएट होगी, बी, वो आसानी से लिख सकते हैं ना, बी जो क्रिएट होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, N2 लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट एन आई। अब बड़ी सोलोनॉइड की रेडियस तो ज्यादा थी, छोटे सोलोनॉइड की रेडियस तो कम थी, तो मैग्नेटिक फील्ड छोटी सोलोनॉइड से जो लिंक हो रही है वो उसके स्मॉलर R1 रेडियस में लिंक हो रही है, तो फ्लक्स लिखने के लिए मुझे पाई R1 मल्टीप्लाई करना चाहिए, फ्लक्स इन स्मॉलर सोलोनॉइड, स्मॉलर सोलोनॉइड हो जाएगा, उसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न है वो N1 बोले थे अपन ने, इंटू एक टर्न का एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को लिख ही देता हूँ ना मैं,
μ0 N2I। ये समझ में आया क्या? बड़ी सोलनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी क्रिएट हुई है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड से छोटी सोलनॉइड के एरिया पाई r1 स्क्वायर से पाई r1 स्क्वायर इनटू b ये फ्लक्स आएगा एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द स्मॉल सोलनॉइड वाज n1। n1 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द टोटल फ्लक्स इन द स्मॉल सोलनॉइड। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो फ्लक्स इन द स्मॉल सोलनॉइड ड्यू टू करंट इन द बिग सोलनॉइड वो आ गया मेरे पास म्यू नॉट, ये n1 को लिख देंगे n1 L1, वो मैं n2 पहले आगे लिख रहा हूं, फिर L1 पाई r स्क्वायर इनटू करंट इन द बिग सोलनॉइड। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट दिखने लग गया हमको, क्या आ गया म्यू नॉट n1 इनटू L1 पाई r स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ये क्या ये क्लियर हो रहा है अच्छे से? दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टू सोलनॉइड। देखो अच्छे से, सबको क्लियर? यस, ओके। तो बहुत ही आसान चीज थी, ठीक है। अब इसका कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इसमें अपन। पहले आप सब कुछ नोट कर लो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे, देन फिर इस पे बेस कुछ स्पेशल चीजें देखना है अपन। चलो अगर ये सब क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। एक स्पेशल केस क्या केस ले रहा हूं मैं कि दोनों सोलोनॉइड की लेंथ बराबर थी और दोनों सोलोनॉइड के जो हमारे पास रेडियस थी ना वो भी बराबर थी, रेडियस भी आइडेंटिकल थी, लेंथ भी आइडेंटिकल थी। इससे क्या होता, इससे डायग्राम कैसा दिखता, तो आपको ऐसा लगता ना कि ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा रीजन में क्रिएट हो रही थी ड्यू टू द बिग सोलोनॉइड, बड़ी सोलोनॉइड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, ये छोटी से लिंक नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है जो स्मॉलर सोलोनॉइड से लिंक नहीं हो रही, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो स्मॉलर से फ्लक्स बना पा रही है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलर सोलोनॉइड से फ्लक्स ही बना पा रही है। जब रेडियस दोनों के बराबर कर देता तो जितना मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बड़ी सोलोनॉइड ने क्रिएट करा होता उस पूरे एरिया में छोटी सोलोनॉइड भी, तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होता, रेडियस इक्वल होती तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होता। समझ में आ रहा है क्या ये? एंड सेम विथ लेंथ, ठीक है। फिर से सुन लो क्या कहा मैंने, अगर ये हमारी स्मॉलर सोलोनॉइड की रेडियस और बड़ी सोलोनॉइड की रेडियस इक्वल है, उससे क्या होता, अभी देखो अनइक्वल होने से देयर इज सम रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ा बना रही है बिगर सोलोनॉइड, बट स्मॉलर से फ्लक्स नहीं आ पा रहा है, ये वेस्टेज हो रही है यहाँ के रीजन की मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स नहीं क्रिएट कर पा रही है स्मॉलर सोलोनॉइड से। लेकिन रेडियस बराबर कर दूंगा तो फ्लक्स प्रॉपर लिंक होगा ना, जितना बड़ी सोलोनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई जिस रीजन में, एग्जैक्ट उसी रीजन में स्मॉलर सोलोनॉइड भी है, तो फ्लक्स अच्छे से लिंक होगा ना, ठीक है। तो अगर रेडियस बहुत इक्वल हो गई, लेंथ इक्वल हो गई, तो फ्लक्स लिंकेज बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ फ्लक्स लिंकेज बहुत अच्छी है, इस सिचुएशन में फ्लक्स लिंकेज बहुत अच्छी होगी। चलो इस सिचुएशन का म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा वो लिखता हूं मैं। तो इस सिचुएशन का म्यूचुअल इंडक्शन आएगा ये म्यू नॉट N1 N2, ये किसी भी सोलोनॉइड की रेडियस या लेंथ मान सकता हूँ, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, दोनों की लेंथ L और दोनों की रेडियस R लिख दूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर L। अच्छा, इस सिचुएशन में इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्शन क्या होता है सोलोनॉइड के, सेल्फ इंडक्शन क्या होते हैं इस सिचुएशन में, इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्शन क्या होते हैं। एक सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला याद करो, कुछ ऐसे आता है, म्यू नॉट N स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, आता है क्या। L1 का होता म्यू नॉट N1 स्क्वायर इनटू उसका वॉल्यूम, L2 का होता म्यू नॉट N2 स्क्वायर इनटू उसका वॉल्यूम, और क्योंकि दोनों के रेडियस और लेंथ इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल ही दोनों के। ये इंडिविजुअल सोलोनॉइड के सेल्फ इंडक्शन होते हैं और ये म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या आपको। एक स्पेशल केस में अपन कुछ बातें कर रहे हैं, है ना। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन इज रूट L1 L2। आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन आया ना
वो एग्जैक्टली रूट L1 L2 के बराबर आ रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन जो आ रहा है वो रूट L1 L2 के बराबर आ रहा है क्या? देखो तो ये जो स्पेशल केस लिया मैंने कि दोनों सोलोनॉइड की लेंथ बराबर है, दोनों सोलोनॉइड की रेडियस बराबर है, इन दिस केस द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रूट L1 L2। ये समझ में आया क्या सबको? देवेश जितने बात करी बस उतना ही मतलब है, अभी अभी कुछ एक्स्ट्रा मतलब नहीं निकालना है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, बस ये बात करो। चलो, तो मैंने क्या बताया कि अगर दो सोलोनॉइड में फ्लक्स लिंकेज बहुत अच्छा था, रेडियस इज इक्वल थी, लेंथ इक्वल थी, इससे हुआ क्या था? वेरी गुड फ्लक्स लिंकेज हुई थी, बहुत अच्छे से फ्लक्स लिंकेज हुई थी। इससे क्या होता है? वेरी गुड फ्लक्स लिंकेज। भाई एक सोलोनॉइड, बड़ी सोलोनॉइड जितना फ्लक्स बना रही है उतना पूरा दूसरी से लिंक हो रहा है, कोई फ्लक्स की लीकेज नहीं है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करा एक सोलोनॉइड ने, एग्जैक्टली उतना ही दूसरे से लिंक हो गया। इन दैट केस म्यूचुअल इंडक्शन रूट L1 L2 आ गया। ठीक है, बस इतना ही मतलब है अभी सेंटेंस का, इससे और को दिमाग नहीं लगाना है। चलो ये चीज अगर सबको अच्छे से आ गई, हाँ यस अंशुल बिल्कुल सही। तो वेरी गुड फ्लक्स लिंकेज मतलब बहुत अच्छी कपलिंग हो गई, वेरी गुड कपलिंग, फ्लक्स की कपलिंग बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन रूट L1 L2 आता है। अब जरा अपन जनरल सिचुएशन की बात करते हैं। जनरल सिचुएशन की बात करो। जनरल सिचुएशन का म्यूचुअल इंडक्शन क्या आया था? अब अलग अलग सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्शन क्या लिख सकते थे? L1 को लिखते हैं अपन म्यू नॉट N1 स्क्वायर, उसका वॉल्यूम। L2 को लिखते हैं म्यू नॉट N2 स्क्वायर, उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों में आप ध्यान से देखो, जो रेडियस और लेंथ ज्यादा है उसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा होता, रेडियस और लेंथ ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा होता। अब मैं इनको प्रोडक्ट और यहाँ एम में देखो क्या आ रहा है? ये स्मॉलर सोलोनॉइड का वॉल्यूम आ रहा है। एम में देखो क्या आ रहा है? ये स्मॉलर सोलोनॉइड का वॉल्यूम आ रहा है। ये दिख रहा है क्या आपको? दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सोलोनॉइड। लेंथ L1 और रेडियस R1 ये छोटी सोलोनॉइड की थी, ये वॉल्यूम छोटी सोलोनॉइड का था। ये समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, दोनों का कॉमन वॉल्यूम या छोटी सोलोनॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर L को प्रोडक्ट करके रूट लेता और M से कंपेयर करूं तो मुझे क्या रिलेशन दिख रहा है? मैं यहाँ M और L के प्रोडक्ट का रूट लेता तो मुझे यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा है? बताओ। L का प्रोडक्ट का रूट निकालता है इस सिचुएशन में रूट L1 L2 निकालता, रूट L1 L2 निकालता तो आता मेरे पास म्यू नॉट N1 N2 पाई, पाई का मल्टीप्लीकेशन का रूट पाई हो जाता, वो हो जाता मेरे पास R1 R2 के प्रोडक्ट का स्क्वायर का रूट, मतलब R1 इंटू R2 इंटू L1 L2 का रूट आ जाता। बोलो ये इक्वेशन बनती? रूट L1 L2 उनका प्रोडक्ट, ये L1 L2 का प्रोडक्ट का रूट लेता तो ये बनता ना, है ना? अब इससे और म्यूचुअल इंडक्शन को कंपेयर करो, बताओ कौन बड़ा है? म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। यहाँ पर भी पाए है, यहाँ पर भी पाए, ये भी कॉमन है। यहाँ पर R1 स्क्वायर है और यहाँ R1 R2 है, यहाँ L1 है और यहाँ रूट L1 L2। तो रूट L1 L2 मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ओनली L1 और R1 R2 must be greater than R1 square. Why? Because R2 was greater than R1. This R2 was greater than R1. तो इस R1 अकेले के स्क्वायर से इसके अकेले के स्क्वायर से दोनों का प्रोडक्ट तो ज्यादा होगा ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन छोटा हो रहा है ना। दिस टर्म इज ग्रेटर देन म्यूचुअल इंडक्शन। ये समझ में आ रहा है? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है क्या ये? म्यूचुअल इंडक्शन इज स्मॉलर देन रूट L1 L2। ये अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलो सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहां कम क्यों हुआ? अब इसका कुछ मुझे समझा सकते हो क्या? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कि म्यूचुअल इंडक्शन कम आ रहा होगा रूट L1 L2 से? बताओ, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? रूट L1 L2 से कम आ रहा है
फ्लक्स लीकेज, बिल्कुल सही अंशुल, फ्लक्स वेस्ट हो रहा है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी बन रही थी जो लिंक नहीं हुई छोटी सोलोनॉइड से। यस, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द बिग सोलोनॉइड was in a larger area, but the smaller solenoid is covering small area. There is some area जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट छोटी सोलोनॉइड उससे फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, मतलब फ्लक्स की वेस्टेज है, फ्लक्स लिंकेज अच्छे से नहीं हुआ, फ्लक्स की लीकेज है, फ्लक्स अच्छे से कपल नहीं हुआ, कपलिंग अच्छे से नहीं होने की वजह से ये हमारे पास समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन रूट L1 L2 से कम होता है। समझ में आ रही है सब चीजें ये, ठीक है। अब सारे सबूतों के मद्देनजर अब अपन एक बात लिख सकते हैं, इन सब चीजों से अपन एक बात लिख सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसको अपन लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू रूट L1 L2। दो सर्किट, दो सोलोनॉइड या दो लूप या किसी भी दो तरह की चीजों का म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा, दो सर्किट का जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसको लिख सकते हैं K टाइम रूट L1 L2, where K is a constant which defines the flux linkage। K को अपन बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। यहां पर कपलिंग बहुत अच्छी थी तो K इक्वल टू 1 था, यहां कपलिंग अच्छी नहीं थी इसलिए K 0 और 1 के बीच में था। कितना अच्छे से एक लूप का फ्लक्स जो बनाया हुआ है वो दूसरे से लिंक हो रहा है, ये बताता है K। कितना अच्छे से एक लूप ने जो फ्लक्स बनाया वो सेकंड लूप के एरिया से लिंक हो रहा है, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट मैक्सिमम 1 हो सकता है, 100% जब फ्लक्स लिंकेज होती है वहां K की वैल्यू बन जाती है। K इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट 100% फ्लक्स लिंकेज, और K 1 से छोटा होता है नॉर्मली, तो नॉर्मल सिचुएशन में 1 से छोटा ही होगा हमेशा। तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या सबको? हमने इस तरह से डिफाइन करा, K is less than equal to 1, K is always less than or at max it may be equal to 1। चलो ये सब क्लियर? तो हम बोल रहा है स्मॉलर सोलोनॉइड इज आइडियल देन M इक्वल टू 0। नहीं बेटा, स्मॉलर सोलोनॉइड आइडियल होती तो M इक्वल टू 0 क्यों होता? ये क्यों बोल रहे हो आप? आप बोल रहे हो स्मॉलर सोलोनॉइड आइडियल है तो M इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो हम? सर हमने वो देखा था कि अगर आइडियल सोलेनॉइड हो तो वो बाहर फ्लक्स नहीं लिंक करता, वो हमने एक बार प्रूव किया था ना, तो उससे वो फ्लक्स ही नहीं आएगा बाहर। और लेकिन बड़ी सोलोनॉइड के बीच के ये एरिया जिसमें छोटी सोलोनॉइड भी प्रेजेंट थी, यहाँ तो फ्लक्स होता ना इस यस एरिया सर, में। यस सर। बड़ी सोलोनॉइड के कुछ छोटे एरिया से फ्लक्स तो होता सर है ना? बड़े की वजह से छोटे में होता है, पर छोटे की वजह से बड़े में कैसे प्रूव करेंगे हम? छोटी की वजह से बड़े में भी होता है ना, जो भी छोटे में करंट है उसने इस रीजन में तो फ्लक्स बनाया होगा ना, हाँ सर, हाँ। तो उस ये एरिया बड़े के लिए भी तो है, बड़े सोलोनॉइड के एरिया में ये एरिया भी तो आ रहा है, ओके सर, ओके सर। तो फ्लक्स आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मिसकंसेप्शन नहीं हुआ कुछ। ओके, क्या ये सब चीज क्लियर? अब म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कई बार अब आप किताबों में देखोगे कि डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्शन पर भी, तो यहां से समझ में आ रहा है इट डिपेंड्स ऑन सेल्फ इंडक्शन आल्सो। म्यूचुअल इंडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्फ इंडक्शन आल्सो, यहां से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब ये सब अगर हमारा कंप्लीट है तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। फिर मैंने आपको जब सेल्फ इंडक्शन के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कराए थे तो कुछ याद करो, मैंने कुछ लिखाया था आपको वहां पर, याद करो याद करो। जब मैंने सेल्फ इंडक्शन के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाया था तो मैंने कुछ लिखवाया था क्या स्पेशली? कुछ स्पेशली मैंने लिखवाया था क्या आपको? कुछ जोर डालो दिमाग पे, कुछ कंडीशन लिखवाई थी क्या मैंने आपको कि मैं क्या अज्यूम नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ बताया था क्या मैंने आपको? नो म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल सही है ना। मैंने वहां लिखवाया था कि मैं म्यूचुअल इंडक्शन नहीं मान रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पर। तो याद करो कि मैंने जब दो इंडक्टर सीरीज में थी
दो इंडक्टर सीरीज में थी, तो इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्शन अगर L1 है, यहां से करंट I1 है, I है, तो इसमें जो फ्लक्स था प्लस फर्स्ट सोलोनॉइड में, फर्स्ट इंडक्टर में, उसको बोला था L1I, और दूसरी का फ्लक्स हो जाएगा L2I। ठीक है, मतलब सेल्फ इंडक्शन से ही इनमें फ्लक्स आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन है ही नहीं। तो यही केवल फ्लक्स है अगर, तो फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बोल दो उसको, वो जगह -L1 di/dt, और सेकंड का जो ईएमएफ होगा या उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बोल देंगे -L2 di/dt। मैंने याद करो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे फर्स्ट और सेकंड के। ये क्यों लिख पाया मैं? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, इसके करंट से कोई इसमें फ्लक्स नहीं आ रहा, इसके करंट से कोई इसमें फ्लक्स नहीं आ रहा। अगर फ्लक्स आता तो फ्लक्स ज्यादा लिखना पड़ता, फ्लक्स ज्यादा लिखना पड़ता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग आता। सही बात है क्या? सही है क्या? यस, ठीक है। चलो अब अपन विथ म्यूचुअल इंडक्शन क्या कॉम्बिनेशन होगा देखते हैं। विथ म्यूचुअल इंडक्शन, मान लो इनका आपस का म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट m है, ठीक है, और इस तरह से है वो फिलहाल बाइंडिंग इस तरह से है कि इसके करंट से इसमें जो फ्लक्स हो रहा है वो उसी के फ्लक्स के डायरेक्शन में ही है। यहां के करंट से जो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके खुद के फ्लक्स की डायरेक्शन में ही है, तो प्लस mi कर देंगे आप। म्यूचुअल इंडक्शन से जो फ्लक्स लिंक होगा वो ये लिखेंगे आप। सही बात है क्या? और सेकंड वाले लूप में भी यहाँ पे प्लस mi लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ड्यू टू द सेकेंड इंडक्टर फर्स्ट लूप में फ्लक्स लिंक हो रहा है, ड्यू टू द फर्स्ट इंडक्टर सेकेंड इंडक्टर में फ्लक्स लिंक हो रहा है। ये टोटल फ्लक्स आप समझ में आया क्या? यस। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि जो इसका करंट है वो वहां पर जब फ्लक्स बनाएगा तो उसी के इनिशियल फ्लक्स की डायरेक्शन में बनाए। हो सकता है अपोजिट बना रहा हो सकता है अपोजिट बना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल, इसमें अपोजिट दिखेगा आपको। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये एक हमारे पास इंडक्टर थी और दूसरी इंडक्टर एसी है। देखो ये दो इंडक्टर है सीरीज में, दिख रहा है क्या? दिस आर टू इंडक्टर्स इन सीरीज, दिस इज फर्स्ट इंडक्टर, दिस इज सेकंड इंडक्टर। ये दो इंडक्टर सीरीज में दिख रहा है आपको, दो इंडक्टर सीरीज में है। चलो अब बताओ, अगर मैं यहाँ कुछ करंट प्रोड्यूस करा दूं तो पहली सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इस इंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी बताओ? लेफ्ट या राइट, क्या आएगी बताओ? इस इंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट में आएगी। देखो ऐसा करंट आने वाला है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन इस तरह से आने वाली है, so the direction of the magnetic field is like this due to the first inductor B1। अच्छा सेकंड में देखो, ये जो करंट फ्लो करके जाएगा वो सेकंड से भी तो जाएगा। सेकंड में देखो क्या होगा, सेकंड की वजह से क्या होगा? देखो उल्टा होगा क्या? सेकंड की वजह से उल्टा हो रहा है क्या? B2 इज अपोजिट, दिख रहा है आपको? B2 अपोजिट है। अब ये बताओ, सेकंड के करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी यहाँ पर भी आ जाए, मान लो तुमने ये सॉफ्ट आयरन का कोर डाला था, तो सॉफ्ट आयरन की वजह से क्या होता है, यहाँ की फील्ड यहाँ तक प्रोड्यूस हो सकती है, मतलब इस सोलोनॉइड इस इंडक्टर की वजह से यहाँ तक मैग्नेटिक फ्लक्स आ सकता है। बताओ ये B2 फर्स्ट के B1 के अपोजिट है ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन से फ्लक्स जो हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये म्यूचुअल इंडक्शन से जो एक्स्ट्रा फ्लक्स आया वो सेल्फ इंडक्शन के फ्लक्स के सपोर्ट में ही आए, यहाँ पर माइनस साइन भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ क्या? चलो, तो यहाँ पे प्लस के साथ माइनस साइन भी आ सकता है, प्लस के साथ माइनस साइन भी आ सकता है। अब ये आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर है, प्लस माइनस दोनों साइन आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ईएमएफ लिखता मैं, अब मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ लिखता, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ लिखता, तो पहली इंडक्टर का ईएमएफ क्या लिखता? ईएमएफ इन द फर्स्ट इंडक्टर वो लिखता मैं -L1 di/dt, प्लस माइनस के साथ, बाहर माइनस एक काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, प्लस माइनस
m टाइम di/dt. दिस इज द ईएमएफ इन द फर्स्ट इंडक्टर. di/dt चाहो तो कॉमन ले लो, क्यों बार बार दोनों के साथ लिखूं मैं, आई तो सेम ही है ना. तो L1 प्लस माइनस m इंटू di/dt. ठीक है. और फाई 2 के लिए ईएमएफ जो 2 होता उसको लिखता बाहर माइनस लेके L1 प्लस माइनस m इंटू di/dt. ठीक है. फिर आगे वही जो यहाँ का ईएमएफ प्लस यहाँ का ईएमएफ है इक्वल टू टोटल ईएमएफ होता. टोटल ईएमएफ जो होता ईएमएफ नेट, उसको लिख सकता था माइनस L इक्वलेंट इंटू di/dt. उसको लिख देते आप ईएमएफ ऑफ 1 प्लस ईएमएफ ऑफ सेकेंड. आगे पूरा की पूरा डेरिवेशन बिल्कुल आइडेंटिकल. तो यहां से सॉल्व कर कुरा के L इक्वलेंट आता L1 प्लस माइनस m प्लस L2 प्लस माइनस m, और L इक्वलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m. ठीक है. बट m कैन बी रिटर्न एज k टाइम्स रूट L1 L2, जैसा अपन ने अभी पढ़ा है. तो इसको आप लिख सकते थे L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2k टाइम्स रूट L1 L2. ठीक है. और मान लो कपलिंग बहुत अच्छी कर देते, इसका मतलब क्या, कपलिंग मान लो कि प्लस कपलिंग बहुत अच्छी कर दी. कैसे कपलिंग अच्छी कर सकता हूं, देखो मैं बताता हूं कपलिंग कैसे अच्छी हो सकती है. ये हमारी एक सोलोनॉइड, एक इंडक्टर बनाई, ये एक इंडक्टर बनाई, ये इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्शन L1. अब मैं देखो दूसरी इंडक्टर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये दूसरी इंडक्टर बना रहा हूं. वो आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी. मैं अगर सेम साइज की बना देता, दोनों का साइज सेम रख देता, तो देखो दोनों इंडक्टर कपल होके म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है एग्जैक्ट रूट L1 L2 लिखना पड़ता ना. समझे, है ना. इस तरह की कपलिंग अगर कर देता मैं, एग्जैक्ट सेम रेडियस बना देता, दोनों की सेम लेंथ कर देता, तब तो K1 हो जाता ना. तो यहाँ K1 भी हो सकता है, K कैन बी 1, K1 कर सकता हूं मैं. और अगर K1 हो गया, इफ K इक्वल टू 1, K1 हो गया, तो L इक्वलेंट क्या हो जाएगा, बताओ. ये हो जाएगा रूट L1 प्लस माइनस रूट L2 का होल स्क्वायर. हो रहा है क्या, बोलो. प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने वाइंडिंग कैसे करी है. मान लो दोनों सोलोनाइड ऐसे वाइंड करी थी कि भैया दोनों का फ्लक्स एड ही हो रहा है, तो फिर बीच में प्लस आ जाएगा. अपोजिट फ्लक्स बन रहा है दोनों का, तो माइनस आ जाएगा. ठीक है. क्या ये पूरी कहानियां समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है. म्यूचुअल इंडक्शन के साथ अपन ने सेल्फ इंडक्शन निकाला, तो आपको ये सब फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए. देखो जे एडवांस में तो कोई ये सब ज्यादा पूछता नहीं है. ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका कोई जे एडवांस में ज्यादा कुछ आता नहीं है. ठीक है. पर आ जाए तो हमने पढ़ लिया है, हम कर सकते हैं. मेंस में जरूर कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आ सकता है, किताबों में दिया रहता है, तो क्वेश्चन टेस्ट वेस्ट में मिलते रहते हैं, इसलिए अपन ने पढ़ लिया. ठीक. अब ये तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ाया, विथ म्यूचुअल इंडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इन सीरीज. पैरेलल में भी कर सकते हो आप, पैरेलल में भी कर सकते हो. तो पैरेलल का मैं सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, या तुम्हारे मॉड्यूल में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मेहनत करना, मॉड्यूल पढ़ना है, ढूंढना मॉड्यूल में से. ठीक है. मॉड्यूल इसलिए पढ़ने का बोल रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल में कुछ थ्योरी के पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे कि एडी करंट लिखा हुआ है, वो अपन समझेंगे, लेकिन आप लोग एडवांस में पढ़ सकते हो मॉड्यूल से. अब म्यूचुअल इंडक्शन सबको क्लियर. ओके. तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमको इतनी चीजें समझना थी. क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सीधा फॉर्मूले बेसिस के क्वेश्चन होते हैं. और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने दो लूप बना दिए पास में, मैंने बोला फर्स्ट के करंट से सेकंड में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स है. फर्स्ट में मान लो 1 एम्पियर का करंट है, तो सेकंड लूप से जो फ्लक्स लिंक हुआ वो सपोज 2 वेबर का है. बताओ जब सेकंड लूप में 2 एम्पियर का करंट होगा, तो फर्स्ट लूप में कितना फ्लक्स लिंक होगा, बताओ.
इफ दो सर्किट आसपास में है, एक में 1 एम्पीयर का करंट है तो सेकंड से 2 वेबर का फ्लक्स लिंक हुआ। अब इसमें अगर 2 एम्पीयर का करंट होता तो वहां कितना फ्लक्स लिंक होता बताओ? 4 वेबर, सिंपल सी बात है ना। म्यूचुअल इंडक्शन निकाल लो, I1 इज 1, फ्लक्स इन 2 इज 2 वेबर, तो म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है 2, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन 2 आ रहा है, तो जब इसमें 2 एम्पीयर करंट है तो वहां पर 4 वेबर हो जाना चाहिए था। तो ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। चलो, तो ये तो बस फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन थे, बाकी तो अपन ने अधिकतर चीजें डेरिवेशन ही कर लिया हमने चीजों का, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज म्यूचुअल इंडक्शन अपना कंप्लीट। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपके मॉड्यूल में है वो करिए, इलस्ट्रेशन भी सब करिएगा इस पे बेस्ड। अपन एक नई चीज स्टार्ट करते हैं, एक नई चीज स्टार्ट करते हैं अपन। लिखो LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन। हमने क्या करा, एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया या किसी इंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करा दिया। एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया या किसी इंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करा दिया। कैसे करा सकते हैं कैपेसिटर को चार्ज? ये बैटरी लगा दो, वो चार्ज हो जाता है। इंडक्टर में करंट कैसे ला सकते हैं? इंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दो विद सम रेजिस्टेंस, तो बैटरी वैसे इंडक्टर में करंट आ सकता है, ठीक है। नाउ करंट कैरिंग इंडक्टर और चार्ज कैपेसिटर, इनको पैरेलल में जोड़ दिया लाइक दिस, इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली एक कैपेसिटर एक इंडक्टर इनको जोड़ दिया, तो इस सर्किट को बोलते हैं एलसी सर्किट। इस सर्किट को कहते हैं एलसी सर्किट। मान लो शुरू में कुछ हमें पता नहीं कि क्या चार्ज क्या करंट था, कुछ भी हमें पता नहीं है। मान लो शुरू में कुछ इस पे प्लस माइनस Q0 का चार्ज था और मान लो यहाँ से I0 का करंट था, किसी भी एक डायरेक्शन मान लिया। ये मैंने एट t=0 करा, t=0 पे सर्किट स्विच ऑन करा। शुरू की कंडीशन मैंने क्या अज्यूम करी, समझ में आ रहा है? इंडक्टर में मैंने करंट मान लिया है I0 है, कैपेसिटर में मैंने चार्ज मान लिया है Q0 है, ठीक है। ये मैंने अजम्पशन ले लिया और t0 पे सर्किट स्विच ऑन करा। हम कर क्या रहे, समझ में आ रहा है? हाँ या ना, कुछ रिप्लाई? यस, ओके, ठीक। चलो, तो बस एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, किसी टाइम इंस्टेंट पे चलते हैं अपन, लेट एट टाइम t सर्किट क्या होगा ड्रॉ करते हैं। दिस वाज द सर्किट, ठीक है। हमें नहीं पता कि अब चार्ज क्या है कैपेसिटर का, तो मैंने उसको वेरिएबल मान लिया स्मॉल q। मुझे नहीं पता सर्किट में करंट क्या है, तो उसको वेरिएबल मान लिया I। दिस इज इंडक्टर विद इंडक्टेंस L एंड दिस इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। हर सर्किट में अपन KVL तो लगा ही सकते हैं, तो बाय KVL क्या लिखूंगा, कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा, माइनस से प्लस जा रहा हूं, प्लस Q/C। इंडक्टर को क्रॉस करूंगा करंट की डायरेक्शन में, माइनस L/dt इक्वल टू 0। थोड़ा सा L/dt उधर ले जाओ तो इक्वेशन हो जाएगी L/di/dt इक्वल टू 1/C इंटू Q। अच्छा, जो करंट है वो जब बाहर जाएगा तो कैपेसिटर का चार्ज कम ही होगा। ये करंट को रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज ही तो लिख सकता हूं मैं। करंट को मैंने मैग्नीट्यूड में I माना है, तो करंट का मैग्नीट्यूड अगर I है तो उसको लिखना चाहिए माइनस dQ/dt। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जो करंट की मैंने डायरेक्शन मानी है उसकी वजह से चार्ज कम हो रहा है। सही बात है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो होना चाहिए माइनस dQ/dt होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है क्या? यस। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, di/dt मिल जाएगा आपको। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो di/dt हो जाएगा माइनस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उठा के आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सो बाय इक्वेशन 1 you will get minus
डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंटू एल। यहाँ पे एल भी इंटू में था तो यहाँ एल भी लगा देता हूँ, इक्वल टू 1/c इंटू क्यू। वो एल को डिनोमिनेटर में भेजो, माइनस साइन भी उधर भेज दो, d2q बाय dt2 ये हो गया -1/LC इंटू क्यू। समझ में आ रहा है इक्वेशन ये? कहीं देखी है ऐसी इक्वेशन माधव? बिल्कुल सही। इस तरह की इक्वेशन कहाँ दिखती है अपन को? एसएचएम में मिलती है। वहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उसका डबल डिफरेंशिएशन विद टाइम वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ जाता है ना? यस। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसका मतलब ये चार्ज के टर्म में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है जो बिल्कुल एसएचएम जैसी है। तो चार्ज क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। एलसी सर्किट में चार्ज के क्या होते हैं? ऑसिलेशन होते हैं। चार्ज ऑसिलेट, चार्ज ऑसिलेट। और उसका सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए? ये होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर, मतलब सर्किट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी आना चाहिए 1/√LC। दिस शुड बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन द सर्किट। और अगर मैं चार्ज की इक्वेशन लिखूं तो चार्ज की इक्वेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड जैसी चीज इंटू साइन ओमेगा टी प्लस कुछ इनिशियल फेज, ऐसी इक्वेशन मिलना चाहिए हमको चार्ज की। सही है क्या? जस्ट लाइक एसएचएम, जैसे एसएचएम में एक्स को लिख सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज, वैसे यहाँ चार्ज को लिख दिया मैंने। अब मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालूं मैं? ये कैसे निकालूं और ये कैसे निकालूं डेल्टा? तो शुरुआत की कंडीशन से, शुरू में क्या दिया उससे निकल जाएगा ये। ठीक है, शुरू में क्या दिया उससे निकल जाएगा। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो तो करंट मिल जाएगा। सर्किट में जो करंट था माइनस dq/dt था ना, उसको डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस में होगा, बाहर माइनस साइन लगा है तो माइनस क्यू मैक्स इंटू ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कर दिया, कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब t0 पे जो तुम्हें दिया है उससे तुम निकाल सकते हो दिस मैक्सिमम चार्ज एंड डेल्टा, वो निकाल लेना, वो बात अलग है। मेन चीज हमें समझना है कि भाई चार्ज और करंट दोनों की इक्वेशन एसएचएम जैसी आती है। सर्किट में चार्ज और करंट एसएचएम करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? सर्किट में चार्ज और करंट एसएचएम करेंगे। ठीक है, सो इन एलसी सर्किट चार्ज और करंट एसएचएम करते हैं, इन एलसी सर्किट चार्ज और करंट एसएचएम करते हैं, इन एलसी सर्किट चार्ज और करंट एसएचएम करते हैं। ठीक है, चलो अब मेरे पास रशीद पूछ रहा है ऐसा होगा क्यों? होगा इसलिए क्योंकि एक कैपेसिटर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उसमें चार्ज चाहता है, उस पर चार्ज होना चाहिए। इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट का चेंज होना चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम, ये जितना पोटेंशियल उतना ही यहाँ पोटेंशियल सेम होने के लिए इसमें करंट का चेंज चाहिए। करंट का चेंज होने के लिए सर्किट में करंट आएगा और चेंज होते जाएगा। जो करंट आया उसकी वजह से यहाँ चार्ज बदलेगा, चार्ज चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदलने से करंट बदलेगा। तो करंट लगातार बदलते जाएगा सर्किट में, जिससे धीरे 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 करके ये करंट को चेंज कराने की कोशिश करते रहेगा। अच्छा, थोड़ी देर में क्या होगा कि यहाँ कैपेसिटर का जितना भी एनर्जी स्टोर थी ना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ करंट के फॉर्म में इसमें मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी चाहेगी करंट को मेंटेन करना, तो करंट को मेंटेन करने के लिए उल्टा कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। पूरा मतलब घूमते जाएगा। हाँ ठीक है, चलो बुराउद्दीन ने बहुत सही चीज पूछी कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो ईएमआई में यूज नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो जो आपको पढ़ाया नहीं है बस वो यूज नहीं करे हैं। मतलब आपको ऑप्टिक्स इसमें यूज नहीं कराया अभी, क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़ाया नहीं था, मॉडर्न फिजिक्स नहीं कराया, सब करा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ईएमआई का जो रहेगा ना उसमें सब घुसा सकता है कोई भी। ठीक है ठीक है, थर्मो भी हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फ्लूइड भी लगा सकते हैं। ओके, बस अब आगे समझो। इक्वेशन से हमें ज्यादा समझना पड़ेगा कि भाई एसएचएम क्यों हो रहा है, उसको इक्वेशन से ज्यादा समझ सकते हैं। मैथमेटिकली हमको जो इक्वेशन मिल रही है वो एसएचएम से आ गई, इसलिए एसएचएम जैसा हो रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केसेस लेके चलता हूँ, है ना। आगे बढ़े, थर्मो कैसे होगा, क्या होगा, ये तो बात की बात। ये समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? यस, ठीक है।
चलो अब एक काम करते हैं, ठीक है अपना टाइम हो चुका है, तो फिर मैं आज यहाँ रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अपन एलसी ऑसिलेशन को शुरू से करेंगे, ठीक है। तो हमारा बच्चा क्या है, देखो एलसी ऑसिलेशन और अपना बचा है ट्रांसफॉर्मर, ये दो चीज बची है। पर एलसी ऑसिलेशन का बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो यार। तो तुम्हारा नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स है वो कर लीजिएगा, ठीक है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बस ये इक्वेशंस लिख लो और बस लिख दो, बिकॉज दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएन एंड चार्ज विल परफॉर्म एसएचएन, चार्ज की इक्वेशन जस्ट लाइक एसएचएन जैसी आएगी, ठीक। ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स जो है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो मुझे म्यूचुअल इंडक्शन के और कुछ सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, तो शुरू के काफी क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे। करिए 6 क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन के, वो हो जाएंगे बिगिनर बॉक्स 8 में। उसके आगे एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चन से तो कोशिश करना हो जाए, नहीं होंगे तो कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा। तो फिर बाद में ट्रांसफॉर्मर करेंगे अपन, और अपना चैप्टर पूरा ओवर हो गया है तो उसकी एक्सरसाइज वगैरह सब कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। सर ईएमआई का क्यूबी करे कि नहीं, क्योंकि उसमें एसी के क्वेश्चन भी है, तो एसी के क्वेश्चन कम हटा के कर लेना, जहां एसी के क्वेश्चन दिख जाए वो हटा देना, ठीक है। चलो और एक्सरसाइज पूरी करो। ईएमआई के एक्सरसाइज में तो अभी तक जो पढ़ा है बस वही क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे, ठीक है। ईएमआई के बाद एसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको खत्म करेंगे, एक लेक्चर पूरा लग जाएगा ऑलमोस्ट मुझे, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन की प्रैक्टिस भी करना रहेगी, ट्रांसफॉर्मर पढ़ना रहेगा। उसके नेक्स्ट क्लास से अपन एसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो और एचसीवी के तो 65 से 96 जितने क्वेश्चन सब कर लो, एचसीवी के जितने क्वेश्चन सब कर लो, सब हो जाएंगे आपके, ठीक। चलो ओके बच्चों, एचसीवी बच्चों ने कर ली है, ओके। तो वेडनेसडे को अपन एचसीवी पूरी डिस्कस कर लेते हैं और एक्सरसाइज 1 पूरी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ओके चलो बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।